नमस्कार साथियों, मैं उर्मिला शुक्ल। प्रस्तुत है मेरी कहानी फिर मिलना कारी। आज कारी आई थी। वह आती तो हमेशा थी, मगर आज का आना अलग था। आज वह एक बार फिर अपने सिंदूर और चूड़ियों के लिए आशीर्वाद लेने आई थी। आज उसे मगलू के नाम की चूड़ी पहनाई गई थी। किसी के नाम की चूड़ी पहनना एक रस्म है यहाँ, दूसरे विवाह का पर्याय है। विवाहित जीवन में आए व्यवधान को दूर करने का एक सहज साधन, मगर समाज साधन को कब साध्य बना देता है पता ही कहाँ चलता है। यहाँ स्त्री पुरुष में वैसा भेद नहीं है जैसा दूसरे समाजों में होता है। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार है। अगर ना निभे तो दोनों ही अलग होकर अपने लिए दूसरा साथी चुन सकते हैं। मगर हकीकत वह तो हमारी विवाह संस्था जैसी ही है, जहाँ औरत को किसी भी खूंटे से बांधना ही एकमात्र उद्देश्य होता है। सो आज कारी भी जबरदस्ती बांध दी गई थी। उसने विरोध किया था, मगर वह औरत थी और औरत का विरोध। उसकी माँ मंटोरा मुझसे कह रही थी, देखना बहन जी, किसी के लिए चूड़ी नहीं पहनो कहती थी। कहकर उसने मुझे थाती नज़रों से देखा। मैंने देखा कारी को। एक सुहागन का पूरा श्रृंगार था वहाँ, पर उसकी आंखों में ठहरा हुआ था एक सूनापन। कोई उल्लास नहीं था वहाँ। यह कैसा सूनापन है, सोच रही थी मैं। अब जिंदगी भर ऐसे बैठे रहना सही है का? ऐसे कैसे चलता? मोर जिंदगी के का ठिकाना, आज हो काल नहीं। ये औरत के जात, फिर तीन तीन ठन लइका, कौन उठाता इसका बोझा? तब किसी का संग धरना जरूरी रहीस ना, कहकर उसने मुझे देखा। फिर अब मैं उसे कैसे समझाती कि जीवन भर के लिए किसी से बंध जाने का संबंध मन से होता है, और मन किसी रस्म में कब बंधा है, मगर बांधा जाता है उसे, और अपेक्षा भी की जाती है कि वह उस बंधन में खुश रहे। सोचा मैंने, और मेरी नज़रें कारी पर जा टिकी। मैं देख रही थी उसे, उसकी सिंदूर भरी मांग और उसकी लाल लाल चूड़ियों को, जिसकी खनक उसके मन तक पहुंच ही नहीं रही थी। और उसकी माँ चाह रही थी कि वह उसे खुशी खुशी स्वीकार ले। शायद उसे नहीं मालूम था कि मन को किसी से भी बांधा नहीं जा सकता, मगर समाज तो बांधता ही आया है, कहीं ऊंची जात और अपनी नाक का हवाला देकर, तो कहीं छोटी जात और उसकी विवशता बताकर। सच तो यह है कि समाज औरत को इंसान ही नहीं मानता, फिर उसकी इच्छा क्या और अनिच्छा क्या। सो आज कारी भी बांध दी गई थी एक शराबी और जुआरी के साथ। उसकी इसी लत के कारण उसकी दो दो पत्नियां उसे छोड़कर भाग चुकी थी। किसान से मजदूर बन गया था वह, मगर फिर भी वह पुरुष तो था ही, और समाज पुरुषों के ऐब कहाँ देखता है। जाथन बहन जी, मैं काल काम में नहीं आ सकूंगी। काल कारी के विदा है ना, कहा उसने। फिर जा बहन जी के पांव पर, कहा तो कारी ने चुपचाप मेरे पैर छू लिए। ऐसे में उसे क्या आशीर्वाद दूं मैं, यह समझ ही नहीं पा रही थी। सो मेरे हाथ उसके सिर पर तो थे, मगर मेरे मुंह से आशीर्वचन निकल ही नहीं पाए। लगा था जैसे मेरा मन भी काट हो गया हो। उसके जाने के बाद भी कारी जैसे मेरी आंखों में ठहरी सी रह गई। उसकी आंखों का सूनापन देर तक व्याकुल करता रहा मुझे। फिर मुझे याद हो आया उसकी पहली पठौनी वाला दिन। उस दिन वह इतनी खुश थी कि उसके अंग अंग से खुशी झर रही थी। सोचते हुए मेरा मन बीते समय को खंगालने लगा था। कारी से मेरा परिचय बहुत पुराना तो नहीं था, मगर बहुत गहरा था। उससे मेरी पहली मुलाकात यहीं हुई थी, मेरे अपने घर में। इस गांव नुमा कस्बे में पहली पोस्टिंग थी मेरी, और मुझे घर के काम के लिए काम वाली की तलाश थी। ऐसे में काम के लिए मंटोरा मिली थी मुझे। कारी भी उसके साथ आई थी। फिर वह मंटोरा के साथ रोज आने लगी थी, उसका हाथ बटाने। तब 10-12 वर्ष की सलोनी सी लड़की थी वह। मैंने मंटोरा से कहा भी, इसे काम पर मत लाया करो, बच्ची है अभी। काम कर ही तब तो सीखी बहन जी, आगू जाके काम ता करना है ना। हम कमियां मनखे घर बैठे से काम कैसे चली, कहकर मंटोरा ने अपनी दलील दी। उसकी उस दलील ने मुझे चुप ही करा दिया था। क्या कहती मैं?
अपनी माँ के साथ अब वह रोज़ आने लगी। फिर कुछ दिन बाद तो मंटोरा ने मेरे घर का पूरा काम ही उसके ज़िम्मे कर दिया था। मैंने कहा भी, छोटी सी बच्ची है, उससे यूँ काम करवाना कानूनन अपराध है। मगर मंटोरा के अपने तर्क थे, गरीबी और ज़रूरतें कानून से कब बनती हैं भला। अब कारी अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे घर का सारा काम करती थी। मुझे उससे काम कराना अच्छा नहीं लगता था, सो कुछ काम मैं ही कर लेती थी। फिर उसका ब्याह तय हो गया। जिस बच्ची ने अभी अपना पूरा आकार भी नहीं पाया था, उसका ब्याह हो रहा था। सोचते हुए अब मेरी आंखों में प्यूरी में लिपटी नन्ही सी कारी उभर आई थी। कच्ची उम्र होने के कारण ससुराल से जल्दी ही लौट आई थी वह। अब बड़ी होने पर पठौनी यानी विदाई होनी थी। फिर पठौनी हुई थी उसकी। मुझे याद है, ऐसा ही तो श्रृंगार था उस दिन भी, जब वो मुझसे आशीर्वाद लेने आई थी। ऐसी ही लाल चूड़ियाँ, सिंदूर से भरी मांग, मगर आँखों में थे अनगिन सपने। उस दिन मैंने भी बिल्कुल पुरखिन की तरह आशीर्वाद दिए थे उसे। उसकी खुशी उसके चेहरे से छलक रही थी। फिर आज ऐसी उदासी। शायद श्रृंगार का संबंध भी मन से होता है। मन की खुशी ही तो मुख पर लावण्य लाती है, मगर औरत का मन, उसकी खुशी, कौन सोचता है उसके बारे में। मेरा मन देर तक खदबदाता रहा। कारी का काम मंटोरा ने संभाल लिया था। मंटोरा से उसका हालचाल मुझे मिलता रहता। नए जीवन से उसकी तकलीफ़ें और बढ़ गई थी। मंगलू कुछ काम धाम तो करता ही नहीं था। जुए में जीतता भी तो उसे शराब में उड़ा देता। कई बार तो उसकी कमाई भी छीन ले जाता। उधर उसके परिवार में और इजाफा होता जा रहा था। अब मंगलू और कारी के बीच कलह बढ़ने लगी थी। कारण थी कारी की बेटियां, जिन्हें वह पढ़ाना चाहती थी, मगर मंगलू उन्हें काम से लगाना चाहता था ताकि उसके शराब का जुगाड़ हो सके। पर कारी अपनी जिद पर अड़ी थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटियां भी उसकी तरह औरों के घर का काम करें। फिर एक दिन आते ही, मैं का बताऊं बहन जी, मोर कारी कहकर मंटोरा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। क्या हुआ कारी को? मेरा मन आशंकित हो उठा था, मगर वो रोती ही रही। फिर उसने बताया कि कारी पता नहीं कहाँ चली गई है। ऐसना बेटीला जन्मे से तो भगवान मोला ठड़गी रख देता। वह अपनी कोख को कोस रही थी। उसे पूरा यकीन था कि कारी किसी आदमी के साथ ही भागी है। मैं चिंतित थी, बेरहम दुनिया में कहाँ और कैसे रहेगी वह। मैं मंटोरा से पूछती रही उसके बारे में, उसे ढूंढने को कहती, मगर मंटोरा भी क्या करती, उसकी अपनी व्यवस्थाएं थी। मगलू ने तो किसी और को चूड़ी पहना ली थी, वो भला क्यों इंतज़ार करता। फिर मेरा तबादला हो गया और जीवन की जद्दोजहद में कारी भी कहीं बिला गई थी। उस दिन मैं दौरे पर गई थी, लौटने के लिए बस के इंतज़ार में खड़ी थी। तभी एक बस आई और पेशल चाय का स्वर गूंजने लगा था। मैंने देखा भीड़ एक टपरे की ओर खिंची चली जा रही थी, जहाँ एक स्त्री फुर्ती से चाय ढाल रही थी और लोग खड़े खड़े चाय की चुस्कियाँ लेने लगे थे। पर लोगों की भीड़ लग गई थी और लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे, सो मैं चाय की तलब होते हुए भी नहीं जा सकी और भीड़ के छँटने का इंतज़ार करने लगी। भीड़ के छँटते ही मैं टपरे के सामने थी और एक चाय देना बाई। अगली बस के लिए चाय का पानी चढ़ाती उसकी पीठ मेरी ओर थी। सो हाउ मैडम कहकर वो पलटी थी और उसके पलटने के साथ अतीत के कई पन्ने पलट गए थे। मेरे सामने कारी थी, आत्मविश्वास से भरी भरी। कारी, तुम यहाँ इतनी दूर? कहने के साथ ही मेरे चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता उभर आई थी। सब तुम्हारा आशीर्वाद है बहन जी, कहते उसके हाथ मेरे पैर छू रहे थे और मेरा हाथ उसके सर पर था। मगर उस दिन की तरह आज मेरा मन काठ नहीं था, वह आशीष बरसा रहा था। फिर उसने बताया कि मगलू के घर से भागकर रायपुर चली गई थी। राजधानी है, वहाँ काम की कमी भी नहीं होगी। घरेलू काम तो मिलता भी था, मगर जल्दी ही छूट भी जाता। कहीं घर की मालकिन की किटकिट तो कहीं मालिक की बदनीयती। फिर कुछ दिन सब्जी भी बेची थी, मगर वहाँ भी दलालों का राज था।
किसान से औने पौने दामों में खरीदी गई सब्जी को वे उस जैसे छोटे सब्जी वालों को इतने महंगे दामों में बेचते कि घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जाता था। फिर पता चला यहाँ कारखाना बन रहा है तो यहाँ आ गई और उसने चाय की ये गुमटी डाली, मगर यह तो पुरुषों का क्षेत्र था, सो उसे बार बार धमकाया गया। कई बार उसकी गुमटी भी उजाड़ी गई, मगर वह डटी रही। अब आपके आशीर्वाद से सब ठीक है बहन जी। बड़े बेटी 12 क्लास में पढ़ते, छोटे 10वीं में। सब बच्चा मन स्कूल जाते, लौट के मदद भी करते। उसकी आंखें गर्व से भर उठी थी। फिर तो चाय की चुस्कियों के बीच बहुत सी बातें हुई। मंगलू का जिक्र भी आया। मैंने देखा मंगलू के जिक्र से उसके चेहरे का रंग बदल गया था, मगर उसने जल्दी से बात बदल दी और बहन जी, ये चुनाव में तुम कौन पार्टी को वोट दोगी? उसके इस सवाल ने मुझे चकित किया। उसने मेरी सोच की कई परतें भी खोली थी। सो उससे और अधिक जानने के लिए मैंने पूछ लिया, क्या तुम राजनीति में भी रुचि लेती हो? काहे? का ये देश हमर नो है? हम भी तो वोट देथन ना, हमार वोट भी तो गिने जाते। त सरकार बनाए माँ हमरो हाथ है कि नहीं? तब बिन सोचे समझे कोयला वोट देना बेवकूफ़ी हो ही कि नहीं? कहते हुए उसने मेरी आंखों में देखा। उसकी नज़रों में ऐसे कई सवाल टक गए थे। अब मैं उसकी नज़रों का सामना नहीं कर पा रही थी। तभी मेरी बस आ गई और मैंने उससे विदा ले ली। विदा के क्षण जब उसने फिर मेरे पैर छुए तो मेरे ओठ तो खामोश थे, मगर मन अभिभूत था। वह कह रहा था, कारी तुम फिर मिलना ऐसे ही किसी खूबसूरत मोड़ पर।